आप जानते हैं टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव वो है बच्चों की पहले बताती हूँ कि कोलाइट जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये आसानी से अपने अंदर से प्रकाश की किरणों को जो होते हैं गुजरने देते हैं, निकलने देते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन होता है बच्चों, उसमें से अगर हम प्रकाश की किरण को निकालेंगे तो प्रकाश की किरण जो होती है उसमें से नहीं निकल पाती। लेकिन अगर दूध में से अगर हम प्रकाश की किरण को बाहर निकालेंगे तो आसानी से उसमें से प्रवाहित हो जाती है या आर पार निकल जाती है। तो टिंडल प्रभाव क्या है? प्रकाश का फैलाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। बच्चों ये एग्जाम्पल हम अपने घरों में भी देखते हैं। कभी कभी हम अपने घर के में खिड़की के पास बैठे रहते हैं तो हम देखते हैं छोटे से छिद्र से है ना प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई देती है। तो उसमें जो छोटे छोटे कण जो होते हैं वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। क्या होता है? ये धूल के कण होते हैं जो कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। इसी प्रकार अगर हम जंगल में जाएं तो हम जंगल में क्या देखते हैं? जंगल में छोटा सा किरण पुंज जो होता है वहां से आता हुआ दिखता है और उसमें जो होता है प्रकाश की किरणें फैली हुई नजर आती हैं। ये प्रकाश की किरणें क्या है? क्योंकि जंगल में जो होती है नमी होती है और नमी की वजह से वहां पर जो होता है कोहरे की वजह से जो होती है प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो फैल जाती है। तो इसको ही टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव जो होता है कहलाता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हमें कोई मिश्रण दिया गया है। उस मिश्रण में तो हमने जैसे जाना बहुत सारे अवयव होंगे, तो उन अवयवों को मिश्रण से किस प्रकार से पृथक करेंगे। तो जानते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण किस किस विधि द्वारा किया जाता है। सबसे पहले छनन विधि। तो बच्चों हमने तो ये अपने घर में भी देखा है कि चाय की पत्ती जब चाय बना लेते हैं तो चाय को छानते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब मम्मी गेहूं बीनती है तो हम उसमें से कंकड़ किस प्रकार से बाहर निकालते हैं। तो कई भौतिक और कई रासायनिक विधियां हैं, तो हम इसमें कुछ भौतिक विधियां और कुछ रासायनिक विधियों का अध्ययन करेंगे। तो पहली है छनन विधि, दूसरी चुंबकीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण कीट द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, क्रिस्टलीकरण के द्वारा, आसवन के द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा और अपकेंद्रीकरण के द्वारा। तो हम इन विधियों का एक एक करके एक एक भाग में इसकी चर्चा करें। मिश्रण से घटकों का पृथक्करण में सबसे पहली विधि है फिल्ट्रेशन, जिसको छानना भी बोलते हैं। और अगर हम दैनिक जीवन का एक उदाहरण लें तो हम जब चाय बनाते हैं तो उसके बाद हम उसको छानते हैं। जब उसको छानते हैं तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और बाकी जो चाय होती है वो छानकर हमें प्राप्त होती है नीचे, जिसका हम उपयोग करते हैं। तो इसको छानन विधि कहते हैं, जो दैनिक जीवन में हम उपयोग में लाते हैं। बच्चों एक और विधि है जो हम देख सकते हैं कि ना रेत और पानी का मिक्सचर है, उसको अलग अलग करना है। रेत और पानी को अलग अलग करना है तो हम क्या करेंगे, रेत और पानी का जो मिक्सचर होगा उसको पानी में डाल के रेत को हम फिल्टर पेपर पे छानेंगे। जब फिल्टर पेपर से हम उसको छानेंगे तो रेत के कण जो होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे और जो पानी होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर में से द्रव या गैस को छानना या ठोस को भी छानना। ठीक है, तो ठोस जो होता है मोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और पतले पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे छल के आ जाते हैं। तो इसको बोलेंगे फिल्ट्रेशन। इसका भौतिक गुण क्या होता है? इसमें ये जरूरी होता है कि जो एक पार्टिकल्स हो वो बड़ा हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक पार्टिकल जो होता है वो बड़ा होना चाहिए और दूसरा जो है छोटा, ताकि ऊपर जो है भारी पार्टिकल्स जो है ऊपर रह जाए और छलकर दूसरा है नीचे चला जाए। तो भौतिक गुण क्या है? एक पार्टिकल्स जो होता है कुछ कण बड़े होने चाहिए और कुछ छोटे। तो इसका भौतिक गुण हुआ कि कुछ कण बड़े और कुछ कण छोटे होने चाहिए। हमारी दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो देखते हैं क्या होती है बच्चों। इसमें हमारा भौतिक गुण जो है वो ये होना चाहिए कि एक जो पार्टिकल्स हो वो मैग्नेटिक हो और जो दूसरा पार्टिकल हो वो नॉन मैग्नेटिक हो, यानी अचुंबकीय हो। माने एक चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए और एक जो है वो अचुंबकीय पदार्थ होना चाहिए, तभी तो हम उसमें चुंबकीय पदार्थ को अलग कर पाएंगे। तो जैसे लोहे के चूर्ण में कुछ जब हम उसको छीलन लेना है और उसमें कुछ और भी पार्टिकल्स मिले रहते हैं, अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, तो जब हम उसको यहाँ से डालते हैं तो यहाँ से जब हम इस मशीन में से गुजारते हैं तो क्या देखेंगे, जो लौह तत्व के कण होंगे, चुंबकीय कण जो होंगे वो यहाँ आके गिर जाएंगे और जो अचुंबकीय पदार्थ जो होंगे वो इधर
जाके अलग सेपरेट जाके एक बीकर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये है चुंबकीय पृथक्करण विधि। एक और एग्जाम्पल है कि लोहे के चूर्ण ले लेना है, जिसके जो कि लोहे का चूर्ण किया गया हो और वो ज़मीन पे किया गया हो, और अगर मुझे अब उसमें से सिर्फ लोहे को बाहर निकालना है तो लोहे को चुंबक को लगाकर एक मशीन लेंगे जिसमें चुंबक लगी हुई हो, और उसको हम नीचे से ढूंढना चाहेंगे तो वहाँ से चुंबकीय कण जो होंगे वो चुंबक द्वारा खींच लिए जाएंगे, तो चुंबक जो होगी वो हमें अलग मिल जाएगी। तो जैसे यही है चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसमें कि इसके भौतिक गुण क्या होना चाहिए, एक पार्टिकल्स जो होना चाहिए वो मैग्नेटिक होना चाहिए यानी चुंबकीय होना चाहिए, और जो दूसरा होना चाहिए वो नॉन मैग्नेटिक यानी अचुंबकीय होना चाहिए। तो यह है हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि। मिश्रण से घटकों को पृथक्करण की विधि में तीसरा पॉइंट है हमारा ऊर्ध्वपातन विधि। सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में कोई पदार्थ जो होता है, कोई अवयव जो होता है, वो ठोस अवस्था से सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कपूर। जब पूजा होती है हमारे घर में, हम कपूर जलाते हैं तो देखा है हमने, सफ़ेद रंग का होता है, ठोस होता है। जब हम उसको जलाते हैं तो कुछ देर में ही वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की विधि में होने में अगर हम उसमें से अवयव को पृथक करना है, कोई अशुद्धियाँ हैं, तो उसको पृथक करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो एक अवयव है वो ऐसा होना चाहिए कि जो ऊर्ध्वपातित हो सके, यानी डायरेक्ट सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो सके, और दूसरा ऐसा अवयव होना चाहिए उसमें मिक्स की जो ऊर्ध्वपातित ना हो। आइए एक एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं। ये हमने बर्नर लिया है और उसके ऊपर यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है और कीप उल्टी करके रख दी है, उल्टा कर दिया है कीप को, और उसमें हमने अमोनियम क्लोराइड और नमक को यहाँ पे रखा है, मिक्स किया है। अब जो होगा जब हम उसको बर्नर द्वारा ऊष्मा देंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो ठोस अवस्था में होता है वो जो होगा वाष्प बन जाएगा। देखिए यहाँ इकट्ठा हो जाएगा वाष्प बन के। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे कोई ठोस जो था ऊष्मा पाकर जो है वाष्प या गैस में बदल गया, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये अलग हमें जो है ठोस अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे जो वाष्प बन गया, लेकिन कुछ समय हम इसको और छोड़ दें, अमोनियम क्लोराइड को वाष्प अवस्था में छोड़ दें और हम यहाँ से ऊष्मा देना बंद कर दें, तो यहाँ पर हमें वो वापस जो है ठोस अमोनियम क्लोराइड में हमें वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि ठोस अमोनियम क्लोराइड जो है नमक से अलग हो जाए और हमें ठोस अमोनियम क्लोराइड मिले, लेकिन जब हमने उसको ऊष्मा प्रदान की तो वो क्या हुआ, वाष्प बन गया। अब हमें कैसा चाहिए, वो ठोस अमोनियम क्लोराइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हाँ ऊष्मा देना बंद कर देंगे, जिससे अमोनियम क्लोराइड जो है यहाँ पर साइड में ठोस के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, और नमक जो है अपनी जगह पर वापस वहीं ही स्थिर रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। अब जानते हैं पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप के द्वारा हम ऐसे पदार्थों को अलग कर सकते हैं जो अघुलनशील हो। दो पदार्थ ऐसे होने चाहिए जो अघुलनशील हो, एक दूसरे में अघुलनशील हो। जैसे कि पानी में ऑयल, तेल जो होता है, ऑयल जो होता है पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब हमें ऑयल को पृथक करना है तेल में से, तो उसके लिए जो उपयोग में विधि लाई जाती है उसको पृथक्करण कीप कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो ऑयल और पानी जो होते हैं दोनों ही अलग अलग घनत्व के तत्व होते हैं, अवयव होते हैं। इसलिए क्या होता है, पानी जो है नीचे तली में बैठा रहता है और ऑयल जो होता है ऊपर की तरफ जो होता है तैरता नजर आता है। अब इसको पृथक्करण कीप के द्वारा कैसे पृथक किया जा सकता है, तो हम ऑयल और मिट्टी के तेल जो भी है हम उसको पृथक्करण कीप में डालेंगे और कॉर्क को पहले बंद कर देंगे। फिर हम कॉर्क को जब खोलेंगे तो जल जो होता है उसमें से प्रवाहित होकर हमें अलग मिल जाता है, और मिट्टी का तेल जो है वो हमें अब प्योर, इसके अंदर मिट्टी का तेल जो है वो इकट्ठा रहेगा। हमने क्या किया, कॉर्क को खोला तो जल जो होता है वो अलग निकल जाता है बाहर, और मिट्टी का तेल जो है, फिर इस कॉर्क को हम बंद कर देंगे। जैसे ही ऑयल आना शुरू हो जाएगा हम कॉर्क को बंद करेंगे। अब हमारे पास जो है इस पृथक्करण कीप में जो है ऑयल इकट्ठा या तेल इकट्ठा हुआ हमें मिलेगा। तो पृथक्करण कीप में क्या है, भौतिक गुण इसका है कि ये अलग अलग घनत्व के जो तत्व होते हैं और दोनों ही एक दूसरे में अघुलनशील होने चाहिए। हमारी नेक्स्ट विधि है वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण में क्या होगा कि इसमें जो भौतिक गुण जो होगा हमें ये देखना है कि इसमें एक पदार्थ जो है ऐसा लेना है जो वाष्पीकृत हो सके और दूसरा जो है अवाष्पीकृत हो।
इसके लिए हम एक टब में नमक और पानी ले सकते हैं, या इवोपरेट बॉल है, बाउल है जिसमें हम इसमें नमक और पानी लिया है, इसको हीट देंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो जो पानी होगा वो वाष्प बन के जो है वो उड़ जाएगा और नमक जो होता है वो वहीं तली में बैठ जाएगा। तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण की विधि। इसमें क्या होता है, नमक जो होता है वो तली में बैठ जाएगा और जो पानी होगा वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। और इसमें हमें दो भौतिक गुणों का ध्यान रखना है कि एक पदार्थ ऐसा हो जो वाष्प बन के उड़ सके और दूसरा जो हो अवाष्पीकृत हो। इसके बाद जानते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि जो होती है वाष्पीकृत की जैसी ही होती है, लेकिन इसमें हमें हीट जो है वो बहुत ही स्लो या ऐसा रख लेना है कि पानी और नमक का जलीय विलयन जो है वो रख देना है धूप में, वो अपने आप सूख के जो है नमक का क्रिस्टल बन जाएगा, तो उसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो इसमें भी दो अवयव देखेंगे, जो एक वाष्पीकृत हो सके और एक जो वाष्पीकृत ना हो। लेकिन इसमें क्या देखेंगे कि वाष्पीकरण में हमने उसको हीट दी थी, हीट देने से क्या हुआ था, वाष्प बन के पानी उड़ गया था। लेकिन यहाँ पर हमें हीट जो है या तो स्लो देनी है या कम देनी है। स्लो हीट करने के बाद उस पदार्थ को फिर ठंडा भी करना पड़ेगा। तो इस जिससे क्या होगा, पानी जो है वो धीरे 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 करके सूखेगा। ये प्रोसेस जो होती है बहुत स्लो होती है, और जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया देखी थी वो स्पीड में होती है क्योंकि हीट दी जा रही है उसको। तो अब क्रिस्टलीकरण और वाष्पीकरण में देखें तो क्रिस्टलीकरण विधि जो होती है वाष्पीकरण की अपेक्षा ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें जो हमें पदार्थ मिलेगा, जैसे यहाँ क्रिस्टल मिले, जब नमक का जलीय विलयन लिया तो वाष्प बन के पानी तो उड़ गया, लेकिन यहाँ पे हमें देखेंगे कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद हमें यहाँ पर जो है नमक के क्रिस्टल बने हुए मिलेंगे, जो कि बिल्कुल प्योर होंगे। इसमें कोई डिकम्पोजर या कुछ और चीज़ नहीं होगी, अपघटक नहीं होंगे, अशुद्धियाँ नहीं होंगी, प्योर होगा। और वाष्पीकरण में क्या होता है कि वो स्पीड में वाष्प बन के पानी जो होता है उड़ जाता है, जिससे हमारे कई जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो भी नमक में से उड़ जाती हैं। लेकिन क्रिस्टलीकरण में हमें प्योर जो होता है नमक जो होता है क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। अब जानते हैं आसवन विधि क्या है। आसवन विधि में हमें अभी इससे पहले हमने पृथक्करण कीट में देखा था, हमने दो अवयव ऐसे लिए थे जिसमें एक जो था वो पानी और ऑयल थे, जिसमें जो ऑयल था वो पानी में ऊपर तैरता हुआ दिख रहा था, मतलब मिक्स नहीं हो रहा था, घुलनशील नहीं हो रहा था। आसवन विधि में हम ऐसे दो अवयवों को पृथक करेंगे जो एक दूसरे में घुलनशील है, जैसे पानी और अल्कोहल, या पानी या एसीटोन, पानी और एसीटोन, या पानी और अल्कोहल। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं जल और एसीटोन। जल और एसीटोन जो है आपस में घुलनशील है। अब इन दोनों को अलग करना है, तो अलग करने की प्रोसेस क्या होगी कि इनको अलग अलग क्वथनांक पर इनको अलग अलग किया जाएगा। तो यहाँ पर इनके भौतिक गुण हम क्या देखेंगे कि ये जो होंगे अघुलनशील, ये जो होंगे एक दूसरे में घुलनशील होने चाहिए, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक जो है, क्वथनांक जो है वो अलग अलग होना चाहिए। दोनों अवयवों का क्वथनांक जो है अलग अलग होना चाहिए। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पर एसीटोन और वाटर जो है यहाँ पे मिक्स किया है, ये किया है। जब हम इसको बॉयल करेंगे तो एसीटोन जो होता है जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। एसीटोन जो होगा वो 56 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगा, और जल जो होता है हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वाष्प बनता है। तो सबसे पहले कौन वाष्पीकृत होगा, नेचुरली एसीटोन। एसीटोन जो होगा ऊष्मा पाकर वाष्पीकृत होगा, और यहाँ पर वाष्पीकृत होकर जहाँ से उसको जगह मिलेगी निकलेगा, और यहाँ पर वो जब ठंडा होगा, संघनन का मतलब होता है जल संघनन, यानी उसको ठंडा करेगा, वाष्प को जब वो ठंडा करेगा तो वो बूंदों के रूप में यहाँ से वो यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, तब तक होता जाएगा जब तक कि जल जो है उसका वाष्पीकरण क्वथनांक के बिंदु तक आए, उससे पहले एसीटोन हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आसवन विधि, जो कि अलग अलग क्वथनांक पे घुलनशील अवयवों को अलग करते हैं। जिससे प्रभाजी आसवन जो है वो आसवन से थोड़ा एडवांस है, यानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, लाभदायक है, और उसमें कुछ नई चीज़ें हैं। ठीक है, एडवांस का मतलब कुछ नई टेक्नोलॉजी है, कुछ नई चीज़ें हैं। तो देखते हैं इस भौतिक विधि में क्या होता है। तो ये भी सेम होता है, ये जो होता है प्रभाजी आसवन, ये आसवन क्लास है, इसके ऊपर हमने प्रभाजी आसवन लगा दिया है, जल संघनक है, और सब कुछ आसवन विधि के जैसा ही होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रभाजी आसवन में हम इसमें भी दो द्रव लेंगे, दो लिक्विड होने चाहिए।
जिनका जो एक दूसरे में घुलनशील हो। और दूसरी बात जो इनमें अंतर होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। हमने आसवन विधि में देखा था बॉइलिंग पॉइंट था, क्वथनांक में अंतर था। यहाँ पर भी क्वथनांक में अंतर होना चाहिए, बट अंतर जो है 25 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पर दोनों के क्वथनांक में अंतर चाहिए। भौतिक गुणों में हम क्या देखेंगे कि इनके क्वथनांक में अंतर होना चाहिए, कितना, 25 डिग्री केल्विन का अंतर होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब क्या होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे मिश्रण लिया है, एसीटोन और अल्कोहल का मिश्रण लेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, जैसे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56, तो ये सबसे पहले जो होगा बॉइल होकर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जो है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन में यहाँ पर ये पत्थर के टुकड़े डाल दिए गए हैं जो कि इसको एसीटोन को ऊपर जाने से रोकेंगे। बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी इसको ऊपर जाने के लिए, वापस इस तरफ आने के लिए, तो बहुत स्लोली यहाँ से वो बाहर निकल पाएगी। जब यहाँ से वो बहुत मेहनत से बाहर निकल पाएगी तो यहाँ जाकर वो इकट्ठी होगी। इतनी देर में जब तक वो धीरे 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 यहाँ तक आएगी, फिर उसमें जो अल्कोहल मिला हुआ है उसका नंबर आएगा। अब अल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 78 है, तो उसको निकलने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा या बहुत ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और जो यहाँ तक जा ही नहीं पाएगी वो यहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि ये जो होंगे प्रभाजी आसन में जो ये स्टोन या पत्थर के जो टुकड़े रखे गए उससे वो निकल नहीं पाएगी, क्योंकि इसका क्वथनांक जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो वो वापस ही क्या होगी, यहीं पर ही रुक जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास कौन चीज़ इकट्ठी हो जाएगी, कौन सी, एसीटोन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 56 था, तो ये सबसे पहले बॉइल होकर ऊपर से आकर यहाँ पर हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, प्रभाजी आसवन जो था आसवन से ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो दो हमने मिश्रण लिए हैं उनमें 25 डिग्री का अंतर होना चाहिए, तो जिससे क्या होगा, जो सबसे पहले एसीटोन जो है बहुत मेहनत से यहाँ से निकल पाएगा सबसे पहले, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, तो वहाँ से निकल के वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। बच्चों हमारी नेक्स्ट विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटो का अर्थ होता है रंग, अलग अलग रंगों का मिश्रण, रंग, और ग्राफी माने जिसकी स्टडी की जाती है, जिसकी पढ़ाई की जाती है, उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी का भौतिक गुण जो है इसमें ये देखेंगे कि कौन जो है कलर जो है अधिक जो है सॉल्युबल है, पानी में जो जल्दी घुलता है, कौन सा रंग पानी में सबसे पहले घुलता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि जैसे ये है एक पेपर लिया मैंने, उस पर एक निशान लगा दिया, डाई का एक निशान लगा दिया है। अब जब हम उसको यहाँ पानी है, ये हमने पानी लिया है, अब ये पेपर को हम यहाँ रख देंगे। पेपर हमें ऐसे लेना है जो कि अपने अंदर जो है पानी को सोख लेता हो, आसानी से सोख लेता हो। जब हम पेपर यहाँ पे डालेंगे तो ये पानी को जो है धीरे धीरे जो है सोखना शुरू करेगा। जब ये पानी को धीरे धीरे जो है सोखना शुरू करेगा तो जो कलर जो है जल्दी पानी में घुलता होगा, जो रंग पानी में सबसे पहले घुलेगा वो ऊपर की ओर पहुँचता जाएगा, इससे गुजरकर यहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे ये कलर सबसे पहले पानी में घुल गया तो ये इसने ऊपर जाकर अपनी जगह बना ली इस जगह पर। फिर नेक्स्ट समझिए, अगर येलो रंग था या कोई और रंग था तो वो घुला, तो वो जब पानी में घुला तो उसने अपनी सेकंड पोजीशन यहाँ पे बना ली। और तीसरा जिसकी घुलनशीलता और कम थी उसने अपनी जगह यहाँ पर थर्ड नंबर पर बना ली। तो जिस रंग की घुलनशीलता सबसे अधिक होगी वो रंग सबसे पहले ऊपर की ओर आ जाएगा। तो ये था क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये इस प्रकार क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल था, जिसमें हम देखेंगे कि घुलनशीलता के आधार पर कि कोई रंग पानी में कितना अधिक या सबसे पहले घुलता है। मिश्रण में से घटकों को पृथक करने की विधि है, अब 10वां नंबर है अपकेंद्रीकरण विधि। कई बार जब हम कोई द्रव होता है, उस द्रव में से किसी पदार्थ को हमें रिमूव करना है, हटाना है, तो हम छानने की विधि को उपयोग करते हैं। पर कई बार कण इतने छोटे होते हैं कि छानने से वो कण जो हमें चाहिए वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो इस विधि के लिए छानन विधि जो है वो लाभदायक नहीं होती है। उसके लिए अपकेंद्रीकरण विधि का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने अपने घर में देखा है बच्चों कि मम्मी है ना छाछ से मक्खन निकाल, तो मथनी का प्रयोग करते हैं हम। तो जिससे क्या होता है, भारी कण जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और जो मक्खन होता है वो हमें ऊपर मिल जाता है। तो इसमें भौतिक गुण अपकेंद्रीकरण का डिपेंड करता है, निर्भर करता है घनत्व पर। यानी हल्के कण जो होते हैं ऊपर प्राप्त हो जाते हैं और जो भारी कण होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं। तो इस विधि को बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। जब हम लोग अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, जब हम देखते हैं कि वहाँ अगर हम लोग लैब में कभी गए हो तो देखते हैं वहाँ पर जो है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ब्लड जो है ऐसे गोल गोल जो होता है मशीन में घूमता रहता है।
तो हमारे ब्लड में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, WBC, RBC, प्लाज्मा। तो ये सब क्या होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तीनों अलग अलग प्रकार होते हैं ब्लड के अंदर। तो जब ये गोल 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 घूमते हैं ना, तो जो भारी जो होता है, भारी पार्टिकल जो इसमें कण होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं, रेड वाले ऊपर आ जाते हैं, WBC बीच में रह जाते हैं। यानी जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे तली में बैठ जाता है, और जिसका घनत्व कम होता है वो हमें ऊपर प्राप्त हो जाता है। जिससे हमें अलग अलग चीज़ों की जो जानकारी होती है, जैसे हमें WBC के बारे में पता करना है तो वो पता पड़ जाएगा, RBC के बारे में पता करना है तो उसका लेवल अलग पता पड़ जाएगा। तो अब केंद्रीकरण के द्वारा हम इस तरीके से जो है किसी भी पदार्थ को अलग करते हैं। तो अभी तक हमने मिश्रण से घटकों का पृथक्करण में 10 विधियों का अध्ययन किया। अब एक विधि और भी हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है, जिसका है वायु से गैसों को किस प्रकार से अलग अलग प्राप्त किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वायु में हमारे आसपास जो है गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इस तरीके से बहुत सारी गैसों का मिश्रण है वायु हमारे। तो अब हम अलग अलग उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, घटकों को, इन गैसेस को अलग अलग कैसे निकालेंगे वायु में से, तो देखते हैं। सबसे पहले हम वायु को यहाँ लेके आ रहे हैं और वायु को यहाँ पे कंप्रेस्ड कर रहे हैं। हमने संपीडीय लेसन नंबर 1 में पढ़ा था कि किसी भी गैस को हम संपीड़ित करके उसको ठोस में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले वो द्रव में कन्वर्ट होगी, देन वो ठोस में। तो यहाँ पर हम वही विधि अपना रहे हैं कि हमने वायु को यहाँ पे लिया है, अब इसको कंप्रेस कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। दबाव डालने से जो वायु होगी, जो गर्म वायु होगी, अभी भी गर्म होगी, मतलब हम इसको संपीड़ित क्यों कर रहे हैं कि वो थोड़ी गर्म है तो उसको थोड़ी ठंडी हो जाए। तो यहाँ एकदम से वो ठंडी नहीं हो रही है, बट हम यहाँ जब लेके आएंगे, यहाँ पर भी अभी वो गर्म है लेकिन कंप्रेस्ड है और गर्म है। अब यहाँ जब आई तो यहाँ पे हम यहाँ पे ठंडा जल जो है यहाँ से प्रवाहित करेंगे और ऊपर से भी ठंडा जल इसको प्रवाहित करेंगे, तो ये थोड़ी कूल होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से वो शीतल संपीड़ित वायु यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ आकर जमा हो रही है। अब इस शीतल संपीड़ित वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ठोस हो चुकी है, तो यहाँ से शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ बाहर निकाल देंगे। अभी भी यहाँ पर काफी गैसेस का मिश्रण है। अब यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर प्रभाजी आसवन के द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा जो है, अब यहाँ पे कुछ गैसेस जो होंगी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिनको यहाँ पे हमने नाइट्रोजन और आर्गन जो है यहाँ से बाहर निकाल दी जाएगी। इसके बाद जो आखिरी में हमें गैस मिलेगी वो है, सबसे आखिरी में जो द्रव होकर मिलेगी वो है ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रकार हमने देखा कि वायु से गैसों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। आइए बच्चों, तो अब देखते हैं जल घर में जल शुद्धि किस प्रकार से की जाती है। जैसे कि ये दिख रहा है वाटर टैंक है, यहाँ से पानी आया तलहट टैंक में। तलहट टैंक में जो मोटी मोटी अशुद्धियाँ होती हैं वो तल में बैठ जाती हैं। इसके बाद फिर पानी को, जल को धार टैंक में भेजा जाता है। धार टैंक में बच्चों जब यहाँ पर हल्की अशुद्धियाँ जो होती हैं वो चलकर जो है यहाँ पर नीचे इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद जो हमारा जल होता है वो छानक टैंक में जाता है। छानक टैंक में जैसे कि देख रहे हैं फिर जल मिलेगा और बारीक बालू नीचे, कंकड़ भी नीचे, और यहाँ पर भारी वाले भी कंकड़ जो है वो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमारे पास वाटर जो है अशुद्धियों से तो मुक्त हो चुका है। अब वो क्लोरीनीकरण टैंक में जाएगा, जहाँ पर अभी उसमें जो जीवाणु, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होंगे, उसमें क्लोरीनीकरण होगा, जिससे हमारा पानी जो होगा प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब घर में नलों के द्वारा जो है हमारे घरों में पहुंचा दिया जाएगा। तो यह है बच्चों हमारा जल घर में जल शुद्धि निकाय।